हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर सेकेंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था, ठीक है। और हमने 50 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, दो उदाहरण से समझाएं। ठीक है, ये है चैप्टर सेकेंड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर जो कि पहले ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, है ना। तो रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, उसके दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले 1917 ईस्वी में रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने न केवल रूस को बल्कि पूरे विश्व को गहराई से प्रभावित किया, और इसके प्रभाव को निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होते हैं। यानी कि रूस में जो क्रांति शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? 1917 में हुई थी। और ये क्या थी? समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? तो समाजवाद होता है कि समाज में हर वर्ग को जो है समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रूसी क्रांति थी, ये क्या था कि पूरे विश्व को प्रभावित किया था। और पूरे विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया था? तो पहला कारण है, किस तरह से प्रभावित किया था? तो पहला है कि अन्य देशों में समाजवादी आंदोलन का प्रसार। यानी कि रूस में अगर जिस तरीके से ये आंदोलन हुआ, इससे जो है विश्व में भी जो है इस आंदोलन का प्रसार रहा। यानी कि रूस क्रांति से प्रेरणा लेकर चीन, क्यूबा और वियतनाम जैसे देशों में समाजवादी और साम्यवादी आंदोलन का विकास हुआ। यानी कि ये जो 1917 की क्रांति हुई रूस में, इससे कौन कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो इससे चाइना प्रभावित हुआ, क्यूबा प्रभावित हुआ और वियतनाम भी प्रभावित हुआ, ठीक है। इन देशों में भी मजदूरों और किसानों के नेतृत्व में समाजवादी शासन की स्थापना हुई। और जो ये देश है, जो चीन है, क्यूबा है, वियतनाम है, वहाँ भी जो है मजदूरों और किसानों के नेतृत्व में जो है समाजवादी शासन की स्थापना हुई। दूसरा क्या है कि मजदूर अधिकारों एवं कल्याणकारी राज्यों का विकास। मतलब कि ये जो क्रांति थी, ये इससे जो है सो मजदूर के अधिकार, मजदूरों को अधिकार मिला और कल्याणकारी राज्यों का विकास हुआ। यानी रूस की क्रांति से प्रभावित होकर पूंजीवादी देशों ने भी मजदूरों और अधिकारों पर ध्यान देना शुरू किया। यानी कि जो पूंजीवादी देश था, जो मतलब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते थे, उन लोगों ने भी देखा कि अगर हम मजदूरों के लिए काम नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ भी क्या हो जाएगा? आंदोलन हो जाएगा। तो काम के घंटे कम कर दिए गए, न्यूनतम मजदूरी दी गई तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं लागू की गई। और कौन लागू किया? ये जो पूंजीवादी देश था। तो कहीं ना कहीं रूस का जो इफेक्ट है वो अलग अलग देशों में काम के घंटे कम करने के रूप में, न्यूनतम मजदूरी फिक्स करने के रूप में और सामाजिक सुरक्षा के रूप में लागू की गई। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि रूसी क्रांति का जो है वो दुनिया के देशों पे क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या समझते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 2012 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो कार्ल मार्क्स के विचार ऐसे ऐसे विचारक थे जिन्होंने समाज को अमीर और गरीब की नज़र से देखा, है ना। उन्होंने कहा कि जब तक कुछ लोगों के पास सारी पूंजी रहेगी और मजदूर केवल मेहनत करता रहेगा, तब तक शोषण होता रहेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने पूंजीवाद की कमियों को उजागर किया और एक समान आधारित समाज का स्थापना किया। तो इतना कुछ देखने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने क्या किया था कि समाज में अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत बड़ा खाई देखा था। और उन्होंने क्या कहा था कि जब तक लोगों के पास पूंजी रहेगी और मजदूर केवल मेहनत करता रहेगा, तब तक शोषण होता रहेगा। यानी ये जो समाज में अमीर मतलब क्या हो गया? एक पूंजीवादी जिसके पास बहुत पैसा है, और एक क्या है? सिर्फ काम कर रहा है। तो इस बीच में क्या होगा? अगर मजदूर केवल मेहनत करता रहेगा तो केवल उसका क्या होता रहेगा? शोषण होता रहेगा, है ना। इसी सोच के साथ उन्होंने पूंजीवाद की कमियों को उजागर किया। और इतना कुछ करने के बाद उन्होंने क्या किया कि पूंजीवाद में क्या क्या कमी है ना, पूंजीवाद में क्या क्या कमी है उसको उजागर करना शुरू किया और एक समानता आधारित समाज की स्थापना का आईना दिखाया। और उन्होंने कहा कि हम एक समान समाज की स्थापना करेंगे, ठीक है। और यही कारण है कि आज भी समाजवाद और साम्यवाद की बात होते हुए कार्ल मार्क्स का नाम
सबसे पहले लिया जाता है, यानी कि उन्होंने अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको पाटने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2014-2017 में पूछा गया है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो सोचिए, अगर एक ऐसा समाज जहाँ कोई बहुत अमीर ना हो और कोई बहुत गरीब ना हो, जहाँ जमीन, फैक्ट्री और धन कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं हो बल्कि पूरे समाज के लिए हो, यही सपना था समाजवाद का। इसने पुरानी पूंजीवादी व्यवस्था को तोड़कर एक नई दुनिया बनाने की कोशिश की, जहाँ सब बराबर हो और कोई किसी का शोषण ना करे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नई आर्थिक समाजवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, इसमें क्या था, मेन था कि हम शोषण के विरुद्ध कैसे लड़े, है ना। मेन है कि हम शोषण के विरुद्ध कैसे लड़े, जहाँ कोई अमीर ना हो, मतलब कि कोई भी आदमी अमीर ना हो, मतलब अमीर हो लेकिन किसी का शोषण नहीं करो, और कोई बहुत गरीब भी ना हो, जहाँ जमीन, फैक्ट्री और धन कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं। इसका मतलब है कि ये पूंजीवादी ना हो, है ना, और बल्कि पूरे समाज के लिए हो। यही सपना था साम्यवाद का, और साम्यवाद का जो मेन कॉन्सेप्ट तक था यही था। इसने पुराने पूंजीवादी व्यवस्था को तोड़कर, जो भी पुराने पूंजीवादी व्यवस्था था उसको क्या किया, हटा दिया, एक नई दुनिया बनाने की कोशिश की जहां सब बराबर हो और कोई किसी का शोषण नहीं करे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्वहारा वर्ग से क्या समझते हैं, है ना। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है 2012 और 2018 में पूछा गया था कि कल्पना कीजिए कि एक मजदूर की जिसके पास अपनी जमीन नहीं, अपनी फैक्ट्री नहीं, सिर्फ काम करने की ताकत है ना। देखिए क्या बता रहा है कि अगर आप कल्पना कर लीजिए कि कोई मजदूर है जिसके पास कोई अपनी जमीन नहीं होती है, कोई फैक्ट्री नहीं होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है। वही मजदूर जो दिन रात मेहनत करता है और फिर भी गरीब रहता है, इसी को सर्वहारा वर्ग कहा गया। मतलब कि क्या हो गया कि एक मजदूर की स्थिति क्या होती है, मजदूर की स्थिति कि उसके पास क्या होती है, ना जमीन होती है, ठीक है, ना जमीन होती है और ना होती है उसके पास पूंजी। तो होता क्या है, उसके पास सिर्फ काम, वो सिर्फ काम कर सकता है। लेकिन अगर वो काम दिन रात काम करने के बावजूद भी अगर क्या रहता है, वो गरीब रह जाता है ना। दिन रात काम करने के बावजूद भी अगर वो गरीब रह जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। ठीक है, और यही वर्ग अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ और क्रांति का आधार बना। लेकिन क्या हो गया कि आप काम कर रहे हैं, ना आपके पास जमीन है, ना कुछ है, और आपका जीवन स्थिति भी नहीं सुधर रहा है, तो आप क्या करेंगे, अन्याय के खिलाफ क्या करेंगे, लड़ेंगे, और यही क्या होगा, क्रांति का रूप ले लेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है पूंजीवाद क्या है ना। पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन जैसे भूमि, कारखाने और पूंजी निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं। इसमें लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। इस व्यवस्था में पूंजीपति अधिक लाभ कमाते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूंजीवाद ये क्या है, कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन का साधन मतलब होता है कि देखिए उत्पादन के 4 साधन होते हैं, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, है ना। इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि लैंड भी एक आदमी के पास होगा, कैपिटल भी एक आदमी के पास होगा, लेबर भी उसके पास होगा और दिमाग भी उसी के पास होगा, है ना। तो उत्पादन के साथ जैसे भूमि हो गया, कारखाने हो गया, ये सब किसके पास होगा, अगर किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है ना, और उसका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और पूंजीपति इसमें क्या करते हैं, अधिक लाभ कमाते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं। उसको याद रखने के लिए हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि
सोचिए, एक कारखाना, एक मालिक, सैकड़ों मजदूर, मुनाफा मालिक के पास जाता है, मेहनत मजदूर करता है। यही क्या है? पूंजीवाद है, जहां धन कुछ लोगों के हाथ में होती है और मेहनत बहुतों के पास में होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि जो कल कारखाना है ना, कल कारखाना का मालिक जो है, एक मालिक है, लेकिन मजदूर उसमें बहुत सारा काम करने वाला है। मुनाफा मालिक के पास जाता है, मेहनत मजदूर करता है। तो इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? इस व्यवस्था को बोलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है कि अक्टूबर के क्रांति से आप क्या समझते हैं? और ये क्वेश्चन 2018-2019 में पूछा गया है। तो 1917 में रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक द्वारा अस्थायी सरकार का को हटाकर सत्ता अपने हाथ में लेने की घटना को अक्टूबर क्रांति बोला जाता है। यानी कि 1917 में जो है वो रूस में जो है एक क्रांति हुआ था, और उसका नेतृत्व करता कौन थे? उसका नेतृत्व करता थे लेनिन जी महाराज। और उन्होंने बोल्शेविकों द्वारा, बोल्शेविक मतलब होता है जिसकी संख्या ज्यादा होती है, अस्थायी सरकार को सत्ता से हटाकर अपने हाथ में लिया, और उसी को बोलते हैं अक्टूबर की क्रांति। इस क्रांति का के बाद रूस में पहली समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। यानी कि 1917 में जो है ये पहली समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। कहाँ पे? रूस में। और इसी को क्या बोलते हैं? अक्टूबर की क्रांति। उसको याद हम लोग कैसे रखेंगे? तो याद रखेंगे कि 1917 की ठंडी रातें, रूस की सड़कों पर मजदूर और सैनिक खड़े हैं। लेनिन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अब सत्ता जनता की होगी। बोल्शेविक अस्थायी सरकार को हटाते हैं और पहली बार मजदूर किसान की सरकार बनती है। और यही घटना इतिहास में अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है ना। तो अक्टूबर की क्रांति क्या थी, ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है रूस क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2013, 2017, 2018, 2019, 2021 में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा कि रूसी क्रांति के 2 कारण थे। तो कारण नंबर 1 था जारशाही का निरंकुश शासन यानी रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन अत्यंत निरंकुश था। अब किसका शासन किसका था? तो निकोलस द्वितीय का, है ना। जो क्या था? निरंकुश था। निर मतलब होता है, देखो, निरंकुश, निरंकुश। तो नीर मतलब होता है बिना, है ना। नीर मतलब होता है बिना। और अंकुश मतलब होता है कि अंकुश, अंकुश मतलब होता है कि जिसपे कोई, हाँ, कोई दबाव नहीं हो, है ना, जो मन करेगा वो करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? निरंकुश। यानी वो अपने मन से सारा काम करता था। जनता को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। मतलब कि जनता वैसे ही थी, बकरी की तरह, जब मन करो उसको हलाल कर दो। लोग उसकी ईमानदार दमनकारी नीतियों से असंतुष्ट थे। मतलब जिस तरह से उसकी दमनकारी नीति थी, इससे लोग क्या थे? असंतुष्ट थे, जिससे क्रांति की भावना पैदा हुई। यानी क्रांति की भावना पैदा हुई, यानी कि दमनकारी नीतियों से असंतुष्ट होकर लोगों ने क्या किया? क्रांति कर दिया। और रूसी क्रांति के दूसरे कारण थे आर्थिक संकट और जनता की दुर्दशा। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 में हुआ और खराब आर्थिक स्थिति के कारण रूस में जो है भूखमरी हो गई, बेरोजगारी हो गई, महंगाई बढ़ गई, किसान और मजदूर बहुत कष्ट में थे। इस आर्थिक संकट ने जनता को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। यानी कि 1914 में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद जो है रूस की स्थिति जो है एकदम दयनीय हो गई। किसान और मजदूर जो है सो बहुत कष्ट में आ गए। और इस आर्थिक संकट ने जनता को रोड पे उतरने के लिए प्रेरित कर दिया। तो उसको याद रखते हैं हम लोग इस तरीके से, कुछ स्टोरी के फॉर्म में, कि रूस में एक और जहां सब कुछ तय करता था, राजा तय करता था, और दूसरी ओर जनता भूखी थी। जार का अत्याचार और युद्ध से पैदा हुआ दुख, इन दो आग ने मिलकर रूसी क्रांति को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की
रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। तो क्रांति से पहले रूस के किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, है ना, अत्यंत दयनीय थी यानी अत्यंत खराब थी। क्रांति से पहले यानी 1917 से पहले जो है इसकी स्थिति काफी खराब थी। अभी हम लोगों ने देखा था कि 1914 में जब क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद स्थिति जो है वो काफी खराब थी। इसके बाद अपनी पर्याप्त भूमि नहीं थी, मतलब उसके पास जो है पर्याप्त भूमि नहीं थी और बड़े जमींदार पर निर्भर करते थे, और मजदूर जो थे वो क्या थे, बड़े बड़े जमींदार पर निर्भर करते थे, और जिसके कारण उन्हें भारी कर चुकाने पड़ते थे। और ये जो कर जो था इतना भारी था कि जिससे कि क्या होता था, गरीबी, भुखमरी और शोषण का कारण उनका जीवन बहुत ही कष्टमय हो गया था, और यही स्थिति आगे चलकर रूसी क्रांति का प्रमुख कारण बना। तो ये समझ में आ गया होगा कि क्रांति से पूर्व यानी 1917 से पूर्व रूसी किसानों की क्या स्थिति थी। याद हम लोग इसको कुछ इस तरह से रख सकते हैं कि रूसी किसान सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। भैया किसान क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन उनकी नहीं थी, मैंने खेत में काम करे वो, लेकिन जमीन किसी और का। फसल का बड़ा हिस्सा जमींदार ले जाते थे, और ऊपर से भारी कर भी देना पड़ता था, मतलब हिस्सा भी ले लिया और कर भी देना पड़ता है। भूख कर्ज और शोषण में जीते ये किसान आखिरकार क्रांति की ओर बढ़े। और कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता, वही सिचुएशन कहाँ पे था, रूस में था, जिसके कारण लोग क्या करने लगे, क्रांति करने लगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है। तो खूनी रविवार का जो क्वेश्चन है ये 2022 में पूछा गया है। 1905 में रूस में जब मजदूर अपनी मांगों को लेकर शांति से जार के महल की ओर बढ़ रहे थे, तब जार की सेना ने उन पर गोलियां चला दी। यानी बात है 1905 की, जब मजदूर अपनी मांग को लेकर जार निकोलस द्वितीय जब वहां के शासक थे, जब लोग उसके महल की तरफ बढ़ रहे थे, तब जार की सेना ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, और इस घटना से कई निर्दोष लोग मारे गए। तो निर्दोषी न थे ये लोग, जो जा रहे थे केवल अपनी मांग के लिए जा रहे थे। और ये जो है, ये जो दिन था, ये रविवार का दिन था, और इतिहास के पन्नों में ये खूनी रविवार के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि भैया खूनी रविवार कब हुई, तो खूनी रविवार कब हुई, 1905 में हुई। और इस घटना से जनता में जार के प्रति आक्रोश बढ़ गया और क्रांति की भावना तेज हो गई। अब इसको हम लोग याद इस तरह से रख सकते हैं कि एक शांत रविवार की सुबह हजारों मजदूर अपनी मांगों को लेकर जार के महल की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में हथियार नहीं, बस उम्मीद थी, लेकिन गोलियां चली, सड़कें खून से भर गई, और यही दिन खूनी रविवार कहलाया, है ना। तो हम लोग इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मार्च क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में बनी सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी मार्च क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में बनी सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सीधा आंसर है कि मार्च 1917 की क्रांति के बाद केरेंस्की सरकार का मुख्य उद्देश्य रूस में एक लोकतांत्रिक संवैधानिक शासन स्थापित करना था। यानी कि 1917 के बाद जो है केरेंस्की की सरकार बनी, जो कि जिसका कि क्या मुख्य उद्देश्य था कि लोकतंत्र और संवैधानिक शासन स्थापित किया जाए। यह सरकार जनता को राजनीतिक अधिकार देना चाहती थी, जो कि पहले नहीं मिलता था, तथा देश की शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहती थी। तथा देश में जो है क्या करना थे, शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहती थी। यानी कि शांति और स्थिरता का मतलब होता है कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना चाहती थी।
तो याद रखने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके का शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि जार के हटते ही रूस में उम्मीद जगी। करेंसिकी ने कहा, अब रूस का राजा नहीं जनता का होगा, अब रूस राजा का नहीं जनता का होगा। उसकी सरकार चाहती थी कि रूस में लोकतंत्र आए, लोगों को अधिकार मिले और देश में शांति बने। लेकिन जनता की समस्याएं जल्दी हल न होने के कारण यह सरकार अधिक समय तक टिक नहीं सकी। तो भैया जनता तो जनता है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई? लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति, देखो नीति इस तरह से होगा, यहाँ पे गलती हो गया। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई? और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, यानी आज से 2 साल पहले। तो रूसी क्रांति के बाद देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई थी, है ना। सिंपल सी बात है कि जो रूसी क्रांति हुई थी उसके बाद जो है देश की अर्थव्यवस्था जो है एकदम खत्म हो गई थी। और ये कुछ हद तक इसमें जो है 1914 यानी प्रथम विश्व युद्ध भी इसके लिए जिम्मेदार था। उद्योग, व्यापार और कृषि बुरी तरह प्रभावित हुए थे। जनता को भोजन और रोजगार की भारी कमी थी, है ना। इस स्थिति को सुधारने और देश की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिए लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की। तो क्यों किया? तो किन चीजों को हटाने के लिए, मतलब कि तो जनता को भोजन, रोजगार, इन सब को मुहैया कराने के लिए और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया? एक नई आर्थिक नीति का आयोजन किया। किसने किया? लेनिन ने किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो हम लोग याद रखने के लिए कुछ इन पंक्तियों को लिख सकते। क्रांति तो हो गई थी लेकिन रूस भूखा था। कारखाने बंद थे, खेत खाली थे। तो लेनिन ने समझ गए पहले पेट भरना जरूरी है, फिर समाजवाद। इसलिए उन्होंने नई क्रांति की राह चुनी, नई आर्थिक नीति, ताकि रूस फिर से जी सके। तो आई होप कि आपको इस सारी पंक्तियों के थ्रू आपको उसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बोल्शेविक क्रांति के 2 तात्कालिक कारण बताए, जो कि 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोल्शेविक क्रांति के 2 तात्कालिक कारण में जो पहला कारण है वो है अस्थायी सरकार की असफलता, है ना। अस्थायी सरकार की असफलता। तो मार्च 1917 में क्रांति के बाद बनी अस्थायी सरकार जनता की समस्याओं को हल नहीं कर सकी। युद्ध, महंगाई और भूमि समस्या बनी रही, जिससे जनता असंतुष्ट हो गई। दूसरा है कि युद्ध, भूख और महंगाई। प्रथम विश्व युद्ध जारी करने के कारण रूस में भोजन की कमी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई। जनता का धैर्य टूट गया और उसने बोल्शेविक का समर्थन किया। तो इसको इस तरह से याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोगों को लगा राजा तो गया लेकिन दुख तो वहीं का वहीं है। भूख बढ़ रही थी, युद्ध चल रहा था। तब जनता बोली अब बदलाव चाहिए, और यही बोल्शेविक क्रांति की चिंगारी बनी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि बोल्शेविक क्रांति के 2 तात्कालिक कारण क्या क्या थे। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं कि बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया, है ना। ये भी क्वेश्चन जो है 2023 का पूछा गया है। तो इसका आंसर है कि रूस में बौद्धिक जागरण के कारण जनता में शिक्षा, राजनीतिक चेतना बढ़ी। लेखकों, विचारकों और समाजवादी नेताओं ने अपने लेखों, पुस्तकों और भाषणों के द्वारा लोगों को निरंकुश शासन और शोषण के विरुद्ध जागरूक किया। इससे जनता की क्रांति की भावना पैदा हुई और लोगों में जाटशाही शासन के विरोध उत्पन्न हुआ, और इस प्रकार बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को नई दिशा दी। कहने का मतलब यह है कि बौद्धिक यानी कि बौद्धिक रूप से जो है, बौद्धिक यानी कि आप मानसिक रूप से जब आप मजबूत होते हैं, है ना। बौद्धिक रूप से जब आप मानसिक मजबूत होते हैं, यानी जब आप शिक्षित होते हैं, ठीक है, आप में राजनीतिक चेतना बढ़ती है,
लेखकों, विचारकों और समाजवादी नेताओं का जब आप लेख पढ़ते हैं, पुस्तकों और भाषण के द्वारा जो है जब आपको परिचित कराया जाता है अपने अधिकारों के बारे में, तो क्या होता है, ये जो निरंकुश है यानी कि गलत शासन है और शोषण जो हो रहा है उसके प्रति आप क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। और इससे जनता में क्रांति की भावना पैदा हुई रूस में, और लोगों ने जारशाही शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, और इस प्रकार बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को दिशा और प्रेरणा दी। याद हम लोग इस तरह से रख सकते हैं कि जब लोग पढ़ने लगे, सोचने लगे और सवाल पूछने लगे, तब क्रांति जन्म लेती है। रूस में भी यही हुआ। रूस में भी यही हुआ। अखबार, किताबों और भाषणों ने लोगों को बताया कि वे गुलाम नहीं हैं। यही जागरूकता रूसी क्रांति का असली चिंगारी बना। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखिए। शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक वैचारिक संघर्ष शुरू हुआ, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939 के बाद जो है ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है ये राजनीतिक रूप से और वैचारिक रूप से जो है वो संघर्ष शुरू हुआ। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था जबकि सोवियत संघ समाजवाद का। दोनों की जो विचारधारा थी बिल्कुल अलग थी, ठीक है। एक उत्तर की बात करता था, दूसरा दक्षिण की बात करता था। एक पूंजीवाद की बात करता था और दूसरा समाजवाद की बात करता था। और दोनों एक दूसरे, ये जो विचारधारा ही दोनों क्या है, एक दूसरे के उलट है ना। दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। अब दोनों जो है कि युद्ध जो है मतलब प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हो रहा था, यानी मारा पीटी नहीं हो रहा था, परंतु हथियारों की होर और तनाव बना रहा। परंतु जो है हथियारों की होर मतलब कि दोनों देश जो है वो हथियारों पे जोर देना शुरू किया बनाने पे, और तनाव बना रहा दोनों देश के बीच। और इस संघर्ष को शीत युद्ध बोलते हैं। शीत युद्ध मतलब क्या होता है कि हम आपस में टकराव नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जो है एक तरह का कंपटीशन रहता है ना। तो याद रखने के लिए हम लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि दुनिया दो हिस्सों में बट गई। दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ अमेरिका था, है ना, दूसरी ओर सोवियत संघ। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ, और दोनों एक दूसरे से लड़ना चाहते थे। और दोनों एक दूसरे से लड़ना चाहते थे लेकिन सीधे युद्ध से डरते थे। इसलिए लड़ाई हथियारों से नहीं, विचारों से हुई, और यही शीत युद्ध कहलाया, है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे याद रखना है। अब ये क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 2024 में फिर से दोबारा से पूछा गया है, इसलिए जो है हम इसको एक बार और समझ लेते हैं कि साम्यवाद क्या है। तो साम्यवाद एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति का अंत कर दिया जाता है ना। जो निजी संपत्ति है उसको क्या किया जाता है, अंत कर दिया जाता है, और उत्पादन के साधनों पर समाज और राज्य का नियंत्रण होता है। और जो उत्पादन के साधन होते हैं उसमें किस पे नियंत्रण होता है, समाज का नियंत्रण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों के बीच में समानता स्थापित करना है और शोषण को समाप्त करना है। मतलब सब जो लोग हैं उसके बीच में क्या करना है, समानता स्थापित करना है, और शोषण को क्या करना है, समाप्त करना है। तो इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां कोई बहुत अमीर न हो, जहां कोई बहुत अमीर न हो और कोई बहुत गरीब न हो, जहां जमीन फैक्ट्री और धन जहां जमीन फैक्ट्री और धन कुछ लोगों के हाथ में नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए हो। यही सपना है साम्यवाद का, एक समान न्यायपूर्ण समाज। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये था लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या था ये, लघु उत्तरीय प्रश्न। चैप्टर नंबर सेकेंड समाजवाद।
और साम्यवाद और साम्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आई होप कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न का जो एपिसोड था आपको समझ में आया होगा।